Welcome to Aspiring Witch. In this video, we will learn about Coulomb's law and its vector form. प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था एंड इस वीडियो में हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि टू सिमिलर चार्जेस हैं, आइदर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, तो आप कहोगे ये भी कोई पूछने की बात है, बहुत ही ईजी है। अगर लाइक फोर्सेस हैं तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक फोर्सेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और कितने फोर्स से वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो आप कैसे निकालोगे? तो ये जो फोर्स है वो हम निकाल सकते हैं कूलम्स लॉ की हेल्प से। कूलम ने फॉर्मूला दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने का कि अगर टू स्टेशनरी चार्जेज कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, लेट कर लिया हमने यहाँ पे Q1 और Q2 टू यूनिट पॉजिटिव चार्जेस हैं जो R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इनके जो बीच में फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो कितना होगा? F इज directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between charges. This implies that we can write it K यहाँ पे constant है, Q1 Q2 divided by R square, और K की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? वैक्यूम में एंड एयर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं हम। एप्सिलॉन नॉट मीन्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर हम इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिखें कूलम्स लॉ को, तो कैसे लिखेंगे? इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस and inversely proportional to square of distance between them. तो कूलम्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब चार्जेस रेस्ट पे हों, तभी हम उनको कूलम्स लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं। और फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू जो है डिपेंड करती है मीडियम पे। मीडियम मीन्स आइदर हम एयर में निकाल रहे हैं वैल्यू फोर्स की, और वाटर में निकाल रहे हैं, और ऑयल में निकाल रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। एंड एयर एंड वैक्यूम दोनों में हम K की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। K इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और बच्चों, जो फोर्स है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेस। लाइक Q1 और Q2 हमने दो चार्जेस लिए थे जिनके बीच का डिस्टेंस है R, तो जो सेंटर फर्स्ट चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इसी के अलोंग वो फोर्स लगेगा। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे? कंसीडर देयर आर टू यूनिट पॉजिटिव चार्जेस Q1 एंड Q2 विच आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस R, एंड बिकॉज Q1 एंड Q2 दोनों ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज हैं, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो Q1 पर जो Q2 की वजह से फोर्स लग रहा है उसको हम लिख देंगे यहाँ पे फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। सिमिलरली 2 पर 1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको लिख देंगे हम फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। एंड डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर लिख देंगे हम, अगर 1 से 2 तक का डिस्प्लेसमेंट देखें तो क्या लिखेंगे? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। सिमिलरली 2 से 1 की तरफ अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे R1 माइनस R2 फाइनल माइनस इनिशियल। नाउ
क्योंकि हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि डायरेक्शन अगर हमें किसी चीज़ की डिनोट करनी है तो हम किससे कर सकते हैं? यूनिट वेक्टर से। और यूनिट वेक्टर कंसिडर कीजिए, ए को यूनिट वेक्टर है, कैसे डिनोट करेंगे हम यूनिट वेक्टर को? कैप से। ए कैप इज इक्वल टू, क्या होगा यूनिट वेक्टर? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है किसका? यूनिट वेक्टर का। तो अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू? फोर्स की वैल्यू। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, एफ ऑफ 1 2 कितनी वैल्यू होगी? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। अगर हम इसको सिर्फ ऐसे लिखते हैं तो ये किस में होगा? स्केलर फॉर्म में। बट हमें किस में लिखना है? ये वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या डिनोट करनी पड़ेगी? इसकी डायरेक्शन। और डायरेक्शन को कैसे डिनोट करेंगे? वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम तो कैसे लिखेंगे? वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो एफ ऑफ 1 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड किसका? डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे हम R1 माइनस R2, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? चाहे R2 माइनस R1 हो या फिर R1 माइनस R2 हो, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? जो R का है वही रहेगा मैग्नीट्यूड। तो ये किसकी वैल्यू हुई हमारे पास? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। सिमिलरली हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? एफ ऑफ 2 1 की। Then we will write f of 2 1 is equal to k Q1 Q2 divided by R square and its direction. Direction of f of 2 1 we can denote it by unit vector R2 minus R1. Again we will simplify it. F of 2 1 is equal to k Q1 Q2 divided by R square and R2 minus R1 divided by its magnitude. Then हम R इस इक्वेशन में एंड प्रीवियस इक्वेशन में क्या सिमिलरिटी देखेंगे? We will see that f of 1 2 उसमें हमने क्या यूज किया? R1 माइनस R2 एंड f ऑफ 2 1 इसमें हमने क्या लिया? R2 माइनस R1। रिमेनिंग ऑल थिंग्स आर सेम। दैट मीन्स वी कैन राइट f ऑफ 1 2 इज इक्वल टू माइनस f ऑफ 2 1। बोथ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यही क्या था? वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स। Our next topic is limitations of Coulomb's law, or we can say conditions to be fulfilled for the validity of Coulomb's law. तो जो फर्स्ट कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए वो क्या है? कि चार्जेस की स्फेरिकल सिमेट्री ही होनी चाहिए। चार्जेस मस्ट हैव ए स्फेरिकल सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन लाइक पॉइंट चार्जेस और ए चार्ज्ड मेटल स्फीयर। जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है? कि चार्जेस की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हम कोई भी टू चार्जेज अगर हम ले रहे हैं तो उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए होने चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उन पे कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जो थर्ड कंडीशन है वो है कि चार्जेज मस्ट बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दोनों चार्ज एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी होने चाहिए। अगर एक चार्ज रेस्ट में है दूसरा चार्ज मोशन में है तो इस टाइप की सिचुएशन में हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। Now we will compare Newton's law of gravitation and Coulomb's law. तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसके बीच में होता है? मासेस के बीच में। एंड जो कूलम्ब्स फोर्स होता है वो किसके बीच में होता है? चार्जेस के बीच में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। एंड कूलम्ब्स फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है एंड
रिपल्सिव भी हो सकता है. नाउ वी विल डिस्कस सिमिलरिटीज अमंग द इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं और कुछ डिसिमिलरिटीज भी हैं. तो जो सिमिलरिटी है फर्स्ट वो क्या है कि बोथ द फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज. सेकेंड जो सिमिलरिटी है वो क्या है, बोथ फोर्सेज ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ. कूलम्ब्स लॉ हमें क्या देता है, फोर्स की वैल्यू F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, F इक्वल्स टू G M1 M2 बाई आर स्क्वायर. तो दोनों ही किसको ओबे कर रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को. बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. एंड जो थर्ड सिमिलरिटी है वो क्या है कि कूलम्ब्स लॉ में Q का जो रोल है वही क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में M का. The charge Q plays the same role in Coulomb's law that the mass M plays in the Newton's law of gravitation. Now we will discuss some differences among the electrical force and gravitational force. तो जो फर्स्ट इनका डिफरेंस है वो क्या है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है. बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ऑलवेज क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा. एंड द सेकेंड डिफरेंस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है बट ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता. एंड द थर्ड डिफरेंस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बहुत स्मॉल है एंड इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही बड़ी है बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स. In next video, we will discuss principle of superposition and electric field lines.